नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इस खास बुलेटिन में हम हर राज्य की खबर आपको विस्तार से बताएंगे। एक एक खबर से आपको रूबरू कराएंगे, अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे और उस खबर की भी पड़ताल करेंगे। और सबसे पहले बात होगी आज पंजाब की। पंजाब के पानी और चंडीगढ़ का मुद्दा राजनीति के गलियारों में गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को केंद्र शासित राज्य रखना चाहती है। पंजाब कह रहा है कि भाई राजधानी चंडीगढ़ पंजाब को मिलनी चाहिए क्योंकि पंजाब की जमीन पर चंडीगढ़ का निर्माण हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को नहीं देना चाहती। इसके अलावा एसवाईएल के मुद्दे पर भी विधायक चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा है कि पंजाब के पास एक बूंद भी फालतू पानी नहीं है जो हम किसी दूसरे को दे दें। हमारी जमीन कि पानी का लेवल बहुत गहरा हो गया है। नहर का पानी हमारे किसानों के लिए है और इसलिए पानी हम नहीं दे सकते। अब आप देखिए, जो पंजाब का जो पानी है वो हरियाणा को आता है, दिल्ली को आता है। एसवाईएल कैनाल यानी कि सतलज यमुना लिंक कैनाल 1982 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला में एसवाईएल कैनाल को लॉन्च किया था। 214 किलोमीटर लंबी इस कैनाल का 122 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में आता था, जबकि बचा हुआ बाकी 92 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा राज्य में आता था। तब ये तय हुआ था कि इस कैनाल का जो पानी है वो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों में बांटा जाएगा। लेकिन इस पानी की लड़ाई को उस समय जो तय किया गया था वो 1987 में बदल गया, जब सुप्रीम कोर्ट की इराडी कमीशन ने ये तय किया कि पंजाब को तकरीबन 5 MAF पानी दिया जाएगा और हरियाणा को 3.8 MAF पानी दिया जाएगा। मगर तभी से पंजाब स्टेट इस एसवाईएल के पानी को लेकर आवाज़ उठा रहा है। उनका ये कहना है कि 2029 तक पंजाब एक गंभीर सूखे की समस्या झेल रहा होगा। वहीं हरियाणा राज्य का ये कहना है कि हम वर्तमान में पानी की कमी को झेल रहे हैं। हरियाणा में कई जगहों पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार वाटर लेवल 1700 फीट तक नीचे चला गया है। ऐसे में एसवाईएल कैनाल के पानी का मुद्दा धीरे धीरे ज्वलंत होता जा रहा है। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने ये मांग की कि नई चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अपने हिस्से के एसवाईएल कैनाल का जो कंप्लीशन है, जो कैनाल का जो काम है, उसको कंप्लीट करे। मगर अभी तक वो काम पंजाब के हिस्से में कंप्लीट नहीं हो पाया है और लगातार पंजाब अपना पानी हरियाणा के साथ या बाकी राज्यों के साथ बांटने से इनकार करता आ रहा है। देखना होगा कि ये मुद्दा कहाँ तक जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक। आज लुधियाना में अकाली दल के लीडर रणजीत सिंह ढिल्लों ने न्यूज इंडिया की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और पुराने समझौते के मुताबिक चंडीगढ़ पंजाब को ही मिलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਊ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ हरियाणा अपनी राजधानी बनाऊगा और उस तो बाद ये पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाएगा। लेकिन आज 1966 के बाद कितने साल हो गए, ये सरकार, पहले कांग्रेस की सरकार ने धक्का किया, अब उसके भी आगे जाके बीजेपी की सरकार धक्के पंजाब से कर रही है, पंजाबी इलाके से कर रही है। पंजाब के बहुत से गाँवों को उजाड़ करके चंडीगढ़ बनाया गया था। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ। और सत्येंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, अब देखिए राजधानी का जो मामला है उसको लेकर पहले ही नई सरकार ने कह दिया भाई राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की रहेगी, लेकिन इसको लेकर विवाद है। एक तो केंद्र शासित है, इसके अलावा हरियाणा के भी यही मांगे भाई हमारी राजधानी है, तो ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये चंडीगढ़ और पंजाब का जो विवाद है, हरियाणा इसमें कह रहा कि ये हमारा हिस्सा है और हमें चंडीगढ़ को मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, चंडीगढ़ में जो मेयर है, भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर हैं, उन्होंने अभी एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने ये कहा था
कि चंडीगढ़ वैसे एक यूटी है और पहले चंडीगढ़ के लोगों से ही क्यों ना पूछा जाए कि चंडीगढ़ आखिर चाहिए किसको। वैसे हमने यहाँ पर लोकल लीडर्स से या कई बड़े लीडरों से भी बात की तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो जो हिस्सा आता है, वो जो हक है वो पंजाब का आता है। हरियाणा का इतना हक नहीं है कि वो चंडीगढ़ को ले सके, लेकिन हरियाणा फिर भी अपना हक जता रहा है क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अमित शाह ने जब से घोषणा की है कि चंडीगढ़ हरियाणा को भी मिलनी चाहिए और इसका हिस्सा कम किया जाना चाहिए। अंजलि, ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये विवाद काफ़ी लंबा है और उधर आम आदमी पार्टी की जो नई सरकार, उनका भी दावा है कि ये हमारी राजधानी है और इधर केंद्र सरकार का भाई ये केंद्र शासित राज्य है। तो अपना अपना विवाद है, देखना ये होगा कि इसका पटाक्षेप कब होता है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि आप सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान हिंदू विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने हनुमान जयंती की बधाई तक नहीं दी, जबकि बाकी सभी त्योहारों को वो बधाई देते हैं बाकायदे। सुनिए आप भी। कल हनुमान जयंती थी और पंजाब सरकार के द्वारा हनुमान जयंती के मौके पर कोई भी बधाई संदेश नहीं दिया गया, जबकि और कई धर्मों को बराबर सरकार के द्वारा या पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा बधाई संदेश दिए जाते हैं। आखिर क्या वजह रही, किस वजह से उन्होंने हनुमान जयंती जैसे महापर्व पर बधाई संदेश नहीं दिया, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राज लंबरदार जी हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। राज लंबरदार जी। मैं तो यही अपील करूंगा भगवंत मान जी से, उन्होंने अच्छी बात नहीं की है। ये हनुमान जयंती पे बधाई देनी चाहिए थी, सारे धर्मों को बराबर मानना चाहिए। आइंदा अगे वास्ते मैं अपील करदा हां सरदार भगवंत सिंह मान नूं, सीएम साहब नूं, तो सारियां जातियां नूं बराबर समझन ते ध्यान रखन। तो गलती हुई है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है हनुमान जी का। क्या कहते हैं कि गलती जानबूझ के की गई या अनजाने में गलती हो सकती है? ये तो खैर मैं नहीं कुछ कह सकता भी अनजाने में हुई है या जानबूझ के हुई है। कई बार नए हैं, अभी हो सकता है नीचे से सेक्रेटरी लोगों ने बताया ही ना हो, तो इनको एक दिन पहले ही होमवर्क करना चाहिए भी कल को क्या प्रोग्राम है, क्या है, कल को कौन सा त्यौहार है, कैसे हैं। सभी जातियों को बराबर समझना चाहिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मैं सत्येंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया, बठिंडा। कल हनुमान जयंती जैसा पवित्र पर्व था, लेकिन पंजाब सरकार के द्वारा या पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा हिंदू धर्म को देखते हुए उस पर कोई बधाई संदेश नहीं दिया गया या कोई भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी तरह का कोई संदेश नहीं दिया। लेकिन और कई त्यौहार होते हैं जिन पर बराबर बधाई संदेश दिए जाते हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण बदावन जी हैं, वो इस मामले पे क्या कहते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये बहुत बड़ी एक चूक समझ लो या जानबूझ के की हुई गलती समझ लो। हनुमान जयंती बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू वर्ग में। तो या इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हनुमान जी को नहीं मानता। इसलिए ये इनको इसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए और आगे से ये जो भूल है इसको ठीक भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार सभी धर्मों की है, ये कोई एक कम्युनिटी की या एक तबके की नहीं है। इसलिए इसकी हम निखेधी करते हैं पंजाब सरकार की, और हम सरदार भगवंत सिंह मान जी को यहाँ से अपील करते हैं कि हर एक मजहब का, हर एक धर्म का पूरा ख्याल रखा जाए। उधर डेराबस्सी में हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने शुक्रवार रात मुबारकपुर पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई गुलशन कुमार को रंगे हाथों शराब पीते पकड़ा। रंधावा ने डीएसपी डेराबस्सी को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद डीएसपी गुरुबख्श सिंह ने मौके पर पहुंचकर गुलशन कुमार की सिविल अस्पताल में डेराबस्सी में जांच करवाई। रंधावा साहब ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शराब पीना अपराध है, ऐसे किसी भी पुलिस कर्मचारी को, सरकारी कर्मचारी को माफ नहीं किया जाएगा। चलिए, पंजाब के बाद अब हिमाचल की बात करते हैं और हिमाचल की आज की बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल के सह प्रभारी अजय दत्त सोलन दौरे पर हैं और सोलन पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
इसके बाद अजय दत्त ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया है। और मीडिया से बातचीत में अजय दत्त ने कहा कि आप में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जा रहा है जिनके दिलों में राज्य के विकास के लिए कुछ करने का जज्बा है, समाज की भलाई करना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में हुई तिरंगा यात्रा से बीजेपी घबरा चुकी है। तो घबरा के एकदम मतलब बौखला गई है, और उस बौखलाहट में वो जो भी हमारे दिल्ली के मॉडल थे उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही है, उसको चुराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता बिल्कुल क्लियर है, जानती है कि पिछले 4.5 साल में आपने प्रदेश में एक काम नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता बिल्कुल जानती है कि ये जो जुमलेबाजी हैं, ये बीजेपी जुमला देने में, झूठे वादे करने में बिल्कुल बहुत बड़ी महारत हासिल किए हुए। कोरोना वैक्सीन लगवाने में हिमाचल हमेशा अव्वल रहा है और हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वैक्सीन को लेकर काफ़ी सराहना हुई है और राज्य सरकार कोरोना काल के इस कार्य में सबसे बड़ी उपलब्धि इसको मानती है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की जमकर पीठ थपथपाई है। लेकिन अब तीसरा डोज जो कि पहले निःशुल्क मिलता था, अब निजी अस्पतालों में इसको लगवाया जाएगा और 18 से 59 साल के लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए बद्दी का रुख करना पड़ेगा। दरअसल बद्दी स्थित मल्होत्रा अस्पताल में इस आयु वर्ग के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने को मंजूरी मिली है, लेकिन एक ऐसा अस्पताल ये होगा जहां पर लोगों को पैसा खर्च करके वैक्सीन लगवानी होगी। इसके लिए अब अस्पताल प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। हालांकि इस बार रेट में थोड़ा सा राहत दी गई है। सोलन जिला के सोबाथू क्षेत्र में आए दिन हो रहे हादसे में लोगों की जान जा रही है और बीते दिनों भाई बहन की मौत इसी पुल की गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई थी और मौत हो गई थी। एक बार फिर बीती रात यहां पर एक ट्रक चालक की रेलिंग टूटने से मौत हो गई। लगातार हो रहे हादसों से अब लोगों की जान को देखते हुए ग्रामीण अब नाराज हैं। रविवार सुबह से ग्रामीणों ने गंभर पुल पर सड़क के बीच टूटी रेलिंग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कब तक ग्रामीण हादसों में मृतकों के शव को ढूंढते रहेंगे, कब तक प्रशासन लिखित में जवाब नहीं देगा, और तब तक ग्रामीणों ने आंदोलन का पूरा मूड बना लिया है। और योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। योगेश, आखिर क्या डिमांड है? इस पुल पर इतने हादसे हो रहे हैं और इसको लेकर क्या उनकी डिमांड है? योगेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से गंभर पुल पर सड़क के बीच हादसे हो रहे हैं, रविवार को भी हादसा हुआ, इसके पहले भी एक भाई बहन की मौत हुई थी, अब रेलिंग टूटने की वजह से एक ट्रक चालक की भी मौत हो गई। इसके बाद से अब लोग जो है काफ़ी नाराज़ हैं। उन लोगों ने पुल पर जो है जाम लगा दिया है। आने जाने वाले लोगों को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आम लोगों का ये कहना है कि जब तक जिला प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है और प्रशासन की आंख खोलने के लिए उन लोगों ने अब सड़क को जाम कर दिया है। दरअसल सुबाथू क्षेत्र में आए दिन हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है। कुछ दिन पहले एक भाई बहन की मौत हो गई थी, इसी पुल से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी और एक बार फिर बीती रात को ही यहाँ पर एक ट्रक चालक रेलिंग टूटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लगातार हादसे हो रहे हैं जिसके बाद से जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इससे काफ़ी नाराज़ हैं और रविवार सुबह से ही ग्रामीणों ने गंभर पुल पर सड़क के बीच टूटी रेलिंग को लगाकर जाम लगा दिया है, आवाजाही को रोक दिया है और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। योगेश शर्मा हमारे साथ। योगेश, आखिर इस पुल पर हादसे इतने ज़्यादा क्यों होते हैं और अब आंदोलन लोग कह रहे हैं सड़क जाम कर रखे हैं, क्या जाम को खुलवाया गया? क्या इनकी डिमांड है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई इनकी बात मानी गई? जी बिल्कुल, हिमाचल एक पहाड़ी राज्य और यहाँ पर लगातार जो है साल के शुरू से ही हादसे होने की खबरें आ रही है। बीते दिनों चंबा में भी कुछ एक हादसे पेश आए थे।
उसके बाद सोलन में जिस तरह से लगातार हादसे पेश आ रहे हैं, क्योंकि चायल में एक बस गिरी थी, वहां पे भी सड़क तंग थी, और जिस पुल की हम बात करें गंबर पुल की, यहाँ पर भी काफी लंबे समय से जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि इस पुल का एक अच्छे तरीके से यहाँ पर रेलिंग लगाई जाए, क्योंकि रेलिंग सही से ना होने के कारण यहाँ पर लगातार जो हादसे हो रहे हैं, ओवर स्पीड अगर यदि कोई वाहन भी होता है तो वो भी इस रेलिंग इतनी यहाँ पे कच्ची है। जी बिल्कुल ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। चलिए अब हिमाचल के बाद हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के झज्जर से खबर आ रही है कि गांव सुरखपुर में अच्छी पहल देखने को मिली, जहां मिडिल स्कूल में कम बच्चे होने पर ग्रामीणों ने 185 बच्चों का दाखिला कराया है। दरअसल स्कूल में 16 बच्चे होने की वजह से सरकार इस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर रही थी। तभी ग्रामीणों ने अध्यापकों के साथ मिलकर 185 बच्चों का दाखिला करवाया और स्कूल को टूटने से बचा लिया। ग्रामीणों की कोशिश लगातार जारी है और अब तक करीब 200 से अधिक बच्चों ने स्कूल में दाखिला ले लिया है। अपने गांव में स्कूल में पढ़ाई कर बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रामीणों के इस प्रयास की सराहना की और स्कूल को सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया और बच्चे अब यहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये कहा भी जाता है कि अगर आप अपने गांव के स्कूल और विद्यालय को चाहते हैं कि वहां बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, तो गांव वालों को भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना होगा, जैसा कि यहाँ के लोगों ने किया। ये स्कूल पिछले 2 साल पहले बिल्कुल ही टूटने के कगार पर था। मात्र इसमें 16 बच्चे रह गए थे, ठीक है। लेकिन गांव वालों ने फिर सोचा भी ये तो बहुत ही श्रम की बात हमारे लिए, भाई गांव का स्कूल है और ये टूट गया तो हमारे बच्चों की तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, बाहर भेजने पड़ेंगे, जैसे कोई परेशानी तो होती है फिर। तो गांव ने कुछ एक कमेटी बनाई सदस्यों की और एक ये फैसला किया भाई अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएंगे ताकि भी बच्चे बाहर ना जा सकें, परेशानी न हो। और उस कमेटी ने इतनी मेहनत की, डोर टू डोर जाके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके, और इस स्कूल में मात्र 16 बच्चों से 200 प्लस बच्चे कर दिए। गवर्नमेंट ने भी हमारे इस कार्य को काफ़ी सराहा है। तो ये देखिए एक अच्छी खबर है। और अगर हम लोग अपने अपने गांव के अगर सरकारी स्कूल में जो भी चाहे शिक्षक पढ़ाने आते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो जो सरकार सुविधा दे रही है सरकारी स्कूलों में, उसका लाभ हमारे बच्चों को मिल सकता है। और यहाँ के लोगों ने वो करके दिखाया है। मात्र 16 बच्चे पढ़ते थे, आज देखिए कितना दिव्य भव्य स्कूल बना हुआ है और बच्चे जो गाँव के बच्चे हैं अपने स्कूल में पढ़ते हैं। और इसके लिए सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों की तारीफ भी की गई है। और देवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, ये बहुत अच्छी पहल है और जिस तरीके से हमने देखा है कि जो जितने भी गाँव में प्राइमरी स्कूल हैं या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर लोग बच्चों को कम भेजते हैं और जिसका खामियाजा अक्सर ये होता है कि भाई दूसरे स्कूलों में उनको मर्ज कर देना पड़ता है कि भाई जब जो शिक्षक है उनकी भी सैलरी बेकार जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों ने जो पहल की है, अगर हर गांव के लोग ऐसी पहल करें तो सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो जाएगा। निश्चित तौर पर अंजनी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो इसका समस्या है और उसका जवाब है वो यहीं पे छुपा हुआ है। हाँ। अब देखिए एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है अंजनी। हाँ। हम बराबर में देखें जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर संख्या ज्यादा क्यों है और जो सरकारी स्कूल हैं उनमें संख्या ना के बराबर है। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जो नेक्सस मिडिल वर्ग को और गरीब आदमी के शोषण करने पर तुला हुआ है। यहाँ तक कि स्कूल की बात है कि 16 बच्चे रह गए थे लास्ट ईयर, लेकिन ग्रामीणों ने समझा कि बाहर जो लुटाई होती है, जो पैसे की बर्बादी होती है और पढ़ाई भी अव्वल दर्जे की नहीं होती, तो क्यों ना अपने गांव के स्कूल को ही सुधारा जाए। एक वहाँ कमेटी बनाई गई, जो प्रबुद्ध लोग थे उनकी कमेटी बनाकर डोर टू डोर वो लोग गए, हर पेरेंट्स को उन्होंने समझाया और बच्चों ने भी ये कहा कि हम बाहर नहीं जाना चाहते क्योंकि समय बर्बाद होगा, सर्दी है, गर्मी है, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, तो क्यों ना इस चीज को यहाँ परवान चढ़ाया जाए। और उन्होंने 185 बच्चे वहाँ एडमिट करवा दिए। बहरहाल इस चीज को देखते हुए जो हरियाणा सरकार है इसने भी इसको अंग्रेजी माध्यम का कर दिया और सीनियर सेकेंडरी में इसको अपग्रेड कर दिया। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बहुत अच्छी पहल है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं अंजनी, इस गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, स्टाफ पूरा नहीं है, जो अध्यापक हैं वो पूरे नहीं है, जितनी कमी है वो यहाँ के जो गांव के ग्रामीण हैं वो कमेटी पैसा इकट्ठा करके अपने गांव के टीचर को यहाँ लगा रखा है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया जा रहा। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और स्कूल को अच्छे तरीके से सजाया गया। अगर हर ग्रामीण जागरूक हो
तो बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ सेक्टर 28 में रहने वाले लोग पीने के पानी की किल्लत को लेकर काफ़ी परेशान हैं और जिसके चलते उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के प्रबंधक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल सेक्टर 28 के फोर्ट एशिया नाम के रेजिडेंशियल सोसाइटी में पिछले 5 दिनों से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और यहाँ जल आपूर्ति विभाग का कनेक्शन नहीं है। और जब लोगों ने यहाँ अपने आशियाने खरीदे थे तो हाउसिंग सोसाइटी ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जल आपूर्ति विभाग का कनेक्शन नहीं मिलने तक पानी उपलब्ध करवाने का दावा भी किया था, लेकिन अब उन्हें यहाँ पानी सप्लाई नहीं मिल पा रही है। पानी सप्लाई को बंद कर दिया गया और जिसके चलते पिछले 5 दिनों से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। यमुनानगर के पश्चिम यमुनानगर में एक बंद बोरी में एक महिला का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को निकाला। जांच की तो महिला के गले पर रस्सी से गला घोटने के निशान पाए गए, सिर में चोट लगी। हालांकि पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है और यमुनानगर सहारनपुर रोड स्थित पश्चिम यमुना नहर के पुल के पास नहर के बीच हरे रंग की बोरी में महिला का शव बरामद हुआ है और लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। चलिए अब मुंबई की खबरों का रुख करते हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस में पथराव के बाद हिंसा भड़की थी और जिसपे अब सियासत शुरू हो चुकी है। इस हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और इस वारदात के बाद राजनीतिक टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी हैं। राज्यसभा के सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि ये हमले राजनीति से प्रेरित है और आने वाले समय में चूंकि 4-5 राज्यों में चुनाव होना है तो उसके लिए वोट मांगने के लिए पूरी साजिश रची गई है। दिल्ली में हनुमान जयंती के यात्रा के ऊपर हमला हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रामनवमी और हनुमान जयंती बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन अभी इस बार जुलूस निकालना है, हम निकाल रहे हैं। वो हिंदुओं का हक है, किसी भी धर्म का हक है, लेकिन हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं। अब बात राजस्थान की। राजस्थान के नाहरगढ़ में रेस्क्यू सेंटर पर एक भालू के पिंजरा तोड़कर भागने की खबर सामने आई और भालू भागने का पता चलने के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल पिंजरा तोड़कर भागा हुआ भालू दिल्ली रोड स्थित जयसिंहपुरा खोर के आबादी क्षेत्र में जा घुसा और जिसे देखकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उन्होंने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। स्थानीय ग्रामीणों ने भालू को एक मकान में छिपते हुए देखा और जिसके बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और डीसीएफ अजय चित्तौड़ा और एसीएफ जगदीश गुप्ता ने और डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भालू को पकड़ा गया और इस पूरे मामले में नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर के प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। उधर जयपुर के रामगंज में देर रात मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया और देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से बातचीत की और आगे की जांच में जुट गई।